हेलो बच्चा पार्टी, की हाल चाल? सब मज़ा में? यार अभी दुर्गा पूजा चल रहा है ना? तो और आज पांचवा पूजा हो गया, मतलब कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हो जाएगा जल्दी पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाहर भी निकलो तो हर जगह नए नए पंडाल लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। ठीक है, तो उम्मीद है कि लास्ट दिन घूमेंगे ज़रूर। बट थोड़ा बहुत पूजा पाठ के लिए तुम लोग भी टाइम निकालने की कोशिश करना। ठीक है, जिस भी रिलीजन को मानते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी रिलीजन को, तो थोड़ा सा टाइम निकालना। ठीक है, थोड़ा हमें अंदर से ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें पूजा पाठ भी करना चाहिए यार, क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो चलो, ये तो हो गई ज्ञान की बात। अब आते हैं असली ज्ञान की बात, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, तो कल हमने क्या क्या कर लिया था? कल द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट किए थे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि लिविंग क्या है। नहीं, उससे पहला पॉइंट था टैक्सोनॉमी। ठीक है, जिसमें कि मैंने तुम लोगों को बताया था नोमेनक्लेचर। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। मैंने बताया था कि नोमेनक्लेचर क्यों होता है, नोमेनक्लेचर कर लिए, आइडेंटिफिकेशन भी हो गया, उसके बाद क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास 17 लाख स्पीसीज है और उनका नाम हमें याद रखना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो इसलिए फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे इस तरह से याद रखा जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, देखते हैं क्या क्या पढ़ लिया था हमने। हाँ, देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था कहाँ से? सबसे पहले तो स्टार्ट करा था बायोलॉजी होता क्या है, बायोस मीन्स लाइफ, सबको पता है। ठीक है, फिर हम आए थे टेक्सोनॉमी पे। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि इसका मेन एम क्या है। मेन एम है न्यू अननोन स्पीसीज को डिस्कवर करना। ठीक है, उसके बारे में हमें बताना। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था कि नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, वो इसलिए पड़ी ताकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो उनको हम लोग अच्छे से कम में, बहुत कम में, ताकि याद रखा जा सके उसे। ये क्या कहते हैं, कंप्रेस करके रख सकें। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को कंप्रेस करके रख सकें। ठीक है, इसलिए चलो, ये हो गया था। उसके बाद फिर हमने क्या बात करी थी? उसके बाद हमने बात करी थी एम ऑफ टैक्सोनॉमी, हो ही गया। ठीक है, फिर हमने बात कर ली थी, हाँ, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कौन कौन सा था। पहला था 2 किंगडम सिस्टम, लिनियस चचा दिए थे। दूसरा 3 किंगडम सिस्टम, हेगल चचा दिए थे। चौ उसके बाद फिर तीसरा 4 किंगडम सिस्टम, कॉपलैंड चचा दिए थे। ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम आर एच विटेकर चचा दिए थे। और 6 किंगडम सिस्टम कार्ल वुड चचा दिए थे। जिसमें से कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो वो है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कि अपने विटेकर चचा दिए थे। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। ठीक है, चल, उसके बाद फिर मैं आया था कि अर्नेस्ट मेयर का काम। ठीक है, तो मेयर मतलब इकलौते दम पे, अपने दम पे बस वो पूरी ओरिजिन ऑफ स्पीसी डाइवर्सिटी को बता दिया था, और जिसके लिए उसको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो इस पेज में बस यही एक खास बात थी कि मीन्स ट्रिपल क्राउन ऑफ अवार्ड किसको कब मिला था और किसको मिला था, तो मेयर चेचा को मिला था। ठीक है, चलो, फिर उसके बाद मैंने डिस्कस करी थी कि व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का लाइन था, इसे कुछ खास था नहीं इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ, अब आए थे हम लोग कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ठीक है, ग्रोथ वाले पोर्शन पे आया था, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हम लोग लोअर लेवल पे बात करें तो ग्रोथ इन नंबर। ठीक है, ग्रोथ इन नंबर को कंसीडर करेंगे, और अगर हायर ऑर्गेनिज्म में चले गए तो वहाँ पे हम लोग ग्रोथ इन मास को कंसीडर करेंगे। ठीक है, कभी भी इनसेंट्रिक ग्रोथ जो है वो लिविंग का कैरेक्टर होता है, नहीं तो ग्रोथ तो माउंटेन्स में भी, सैंड ड्यून्स में भी हो जाया करते हैं। ठीक है, चलो, ये पॉइंट भी हो गया था। फिर उसके बाद हम आए थे कहाँ पे, यहाँ पे कि प्लांट जो है, प्लांट में सेल डिवीजन कंटिन्यू होता रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, और ह्यूमन में क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि ह्यूमन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक लेवल के बाद बंद हो जाती है, ग्रोथ होना बंद हो जाता है। ठीक है, उसके डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। उसके बाद फिर हम आए थे, लेकिन कुछ सेल ऐसी है जो रिप्लेस होती रहती है, जैसे ह्यूमन आरबीसी। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन ही 4 मंथ का है, तो अगर कोई नया नया ऑर्गेनिज्म है और 4 महीने के बाद उसके शरीर में फिर से न्यू आरबीसी बननी है, तो जाहिर सी बात है ये पुरानी खत्म हो जाएगी तो नई बनेगी, नहीं तो इंसान डेथ हो जाएगा ना। ठीक है, चलो, इस पेज में ये था, इसके बारे में भी कुछ खास था नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग आए थे कि रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही पॉइंट आता है कि लोअर लोअर ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिनोनिमस है। ठीक है, लेकिन अगर अपर लेवल पे जाते हैं तो वहाँ रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होते तो दोनों सेम टाइम में है, लेकिन दोनों अलग अलग, दोनों होते तो सुन।
हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ, टाइम लगेगा, खाना रख देना वहाँ पे, ठीक है। हाँ लेट आया हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। बाय। हाँ, तो हायर ऑर्गेनिज्म में एक एक टाइम में ही ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों होगा, बट दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया था, ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद फिर हम आए थे कहाँ पे, फिर उसके बाद ये कुछ भी नहीं है, इसे डिलीट कर दो। यस, फिर हम लोग आए थे कहाँ पे, तो हम लोग फिर आए थे कि लाइफ का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो सम ऑफ ऑल प्रोसेसेस ऑकरिंग इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी, इसे हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म बना है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म से, मीन्स टोटल रिएक्शन जो हो रहा है, टूट के हो रहा है या फिर टूट रहा है, और टोटल रिएक्शन जो कि एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ जुड़ के जो भी नया मॉलिक्यूल पैदा कर रहा है, ठीक है। तो टूटना प्लस जुड़ना, ये दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलो, ये पेज भी हो गया था। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि था हमारा यहाँ पे भी हमने डिस्कस कर लिया था कि किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इन विट्रो हो रहा है तो वो लिविंग रिएक्शन है, वो लिविंग रिएक्शन है, लेकिन वो टेस्ट ट्यूब जो है वो लिविंग नहीं है। इसीलिए इसीलिए इन विट्रो जो रिएक्शन हो रहा है उसे हम लोग लिविंग रिएक्शन डेफिनेटली कहेंगे, बट लिविंग थिंग नहीं कह सकते, ठीक है। ये पॉइंट भी डिस्कस कर लिया था। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी को हम लोग डिफाइनिंग फीचर कहते हैं लाइफ फॉर्म का, ठीक है। चलो, अब आते हैं आगे। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is the ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological, ठीक है। मीन्स किसी भी सराउंडिंग को सेंस करना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यार, एक बात बताओ कि अगर पतझड़ आता है, ऑटम का सीजन आता है, ठीक है, तो प्लांट उसे सेंस कर लेता है, ठीक है, और उस टाइम में उसमें उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है। उसी तरह हमारे अंदर भी होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, वो जो है वो कॉम्प्लिकेटेड ही फीचर हुआ ना यार, ठीक है। ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, विच कुड बी फिजिकल, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि किस टाइप का हो सकता है, आइदर फिजिकल, आइदर केमिकल और आइदर बायोलॉजिकल और ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा ऑल, ठीक है। अब चलो, वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब जाहिर सी बात है यार कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है वो हम लोग सेंस ऑर्गन के ही थ्रू, तो अपने अपने सारे सेंस ऑर्गन के थ्रू ही तो उसको जानते हैं, ठीक है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फीचर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एट्सेट्रा, ठीक है। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues, ठीक है। cues means होता है कि environmental conditions, ठीक है। तो फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है। जाहिर सी बात है कि मान लो कोई प्लांट जो है वो डे में ग्रो करता है, ठीक है। तो अब उसे अगर नाइट में रख दिया जाए तो उसमें ग्रोथ होगा क्या, नहीं होगा ना। तो वही है कि फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स इंटरिंग देयर बॉडीज, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ये बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, क्या देखो, क्या देखो, सपोज करो तुम जा रहे हो, ठीक है, अचानक से तुम्हारा हाथ किसी गर्म तवे पे टकरा गया, ठीक है, तुम सर से अपना हाथ पीछे खींच लेते हो, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये हम लोग अपने आप से खुद से अवेयर है ना, ठीक है। तो ह्यूमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा है जो कि अपने आप से भी अवेयर है, ठीक है।
हैज सेल्फ कंसिस्टेंस, और इसी प्रॉपर्टी को सेल्फ कंसिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। कंसिस्टेंस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखो यहाँ पे कंसिस्टेंस की बात कह रहा है, ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेल्फ कंसिस्टेंस इज द डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ओनली कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉट ऑल। ओके यार, प्लांट को तुम पत्थर मारो ना, प्लांट को तुम पत्थर मारो ना, प्लांट हटा क्या? नहीं हटाना, वहीं रहना। लेकिन वहीं इंसान है, इंसान को मार के देख लो, उल्टा तुम्हें मारेगा, ठीक है। तो ये चीज़ सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन का प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये याद रखना। इसीलिए कॉन्शियसनेस तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट, ठीक है। वी ऑब्जर्व पेशेंट्स lying in coma in hospitals virtually supported by machines which replace heart and lungs। देखो क्या कह रहा है कि मान लो अब अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग को कंसीडर करें, ठीक है, तो यहाँ पे लिविंग स्टेट को बताना उतना ही टफ टास्क है। कैसे? मान लो कोई एक इंसान था, ठीक है, बाकी छोड़ो, अभी राजू श्रीवास्तव सर का केस ले लेते हैं, ठीक है। उनके केस में क्या हुआ? ट्रेडमिल पे चल रहे थे, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, ट्रेडमिल पे चल रहे थे, हार्ट अटैक आ गया, गिर गए, ठीक है। 1 महीने तक लगभग वो इंसान कोमा में बेड पे पड़े रहे, ठीक है। तो अब उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं? क्या राजू श्रीवास्तव सर की डेथ हो गई थी? नहीं कह सकते ना, उन्हें हम बाहर से सपोर्ट दे रहे थे और वो इंसान सांस ले पा रहा था, वो जीवित था, ठीक है। तो यहीं पे ये चीज़ आ जाती है कि हम लोग लिविंग स्टेट को डिसाइड करें तो कैसे करें? कोई इंसान कोमा में पड़ा हुआ है यार, तो यानी कि उसकी सांस तो चल रही है, वो हिलडुल नहीं रहा, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, बट सांस तो चल रही है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये और टफ टास्क हो जाता है लिविंग स्टेट को डिफाइन करना, ठीक है। चलो, द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, ठीक है, बाकी उसमें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब कोई इंसान कोमा में पड़ा हुआ है, उस इंसान को तुम पत्थर भी मारोगे, वो रिस्पॉन्ड करेगा क्या? नहीं करेगा ना, तो यानी कि उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो चुकी है ना। आर सच पेशेंट्स वो नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तुम उसे लिविंग भी नहीं बोल सकते, नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते, लिविंग भी बोल सकते हो, नॉन लिविंग भी बोल सकते हो। सबसे पहले देखते हैं लिविंग कैसे बोल सकते हो। यार उस इंसान को खाना दिया जा रहा है, उस इंसान को पाइप के थ्रू खाना दिया जा रहा है, वो उसे डाइजेस्ट तो कर रहा है ना, उसे पॉटी तो आ रही है ना, वो एक्सक्रीट तो कर रहा है ना, तो यानी कि उसमें मेटाबॉलिज्म तो चल रहा है ना। तो अगर मेटाबॉलिज्म चल रहा है मेरे भाई, तो उस इंसान को तुम डेड कैसे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना, वो लिविंग तो है। लेकिन उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो गई और हम सेल्फ कॉन्शियसनेस को भी कह रहे हैं कि इट इज ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। बाकी में कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बीइंग में सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन बीइंग में अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है तो उस इंसान को तुम कैसे बोल सकते हो कि वो लिविंग है? नहीं बोल सकते ना, ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे ये बहुत टफ टास्क है। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, ठीक है। एक दूसरे के साथ अगर इंटरेक्शन होता रहता है, अब मान लो तुमने कुछ खाया, ठीक है, तुमने कुछ फूड आइटम मुंह में डाला, ठीक है, अब मुंह में डाला, इसोफेगस में गया, ठीक है। इसोफेगस का अगर स्टोमक के साथ इंटरेक्शन ही नहीं हो, ठीक, तो वो फूड कहाँ जाएगा? वो फूड कैसे डाइजेस्ट होगा मेरे भाई? तुम जब खाना खा रहे हो तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर दे रहा है, हाँ। अगर तुम जब खाना खा रहे हो तो नेजल पैसेज जो है वो कवर अप हो जा रहा है और खाना जो है वो अंदर जा रहा है। अगर नेजल पैसेज कवर ना हो तो, अगर इंट्रैक्शन नहीं होगा तो नेजल पैसेज कवर नहीं होगा, और अगर नेजल पैसेज कवर नहीं होगा तो वो भोजन जो है वो नाक में भी जा सकता है, उसके थ्रू ब्रेन में जा सकता है और इंसान की डेथ तक हो सकती है। समझ आया? यानी कि इंट्रैक्शन कितना ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ को देखो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells। सही बात है ना यार? एक सेल से कैसे होगा? सेल टू सेल भी इंट्रैक्शन है ना। बॉडी में अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो सेल टू सेल इंट्रैक्शन के थ्रू ही तो फ्लो हो रहा है।
इतने सारे सेल हैं, अगर हम सांस भी लेते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह पे अगर पहुंच रहा है तो टिश्यूज़ में भी पहुंच रहा है, तो टिश्यूज़ भी किसका बना हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल्स का ही तो बना है ना मेरे भाई। समझ आ रही है बात। तो देखो, similarly properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent of the organelle but arise as a result of interactions among the molecular components comprising the organelle। सेम थिंग कि अगर कोई ऑर्गेनल है, ठीक है, फिर से देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल, ठीक है, किसी एक कंस्टिट्यूएंट में नहीं प्रेजेंट है, बल्कि वो जो है वो टोटल को अगर मिला दिया जाए तो उसके बाद उन सब को लेके अगर हम बात करेंगे तब उनमें इंट्रैक्शन फॉलोअप होता है। समझ आया? पक्का? चलो, these interactions result in emergent properties at a higher level of organization, ठीक है, emergent properties at a higher level of organization। देखो क्या कह रहा है कि ये जो तुम्हारा इंट्रैक्शन हुआ, ठीक है, सारे ऑर्गेनल्स में, ठीक है, एक में नहीं, मॉलिक्यूलर कंपोनेंट जिसे ऑर्गेनल बना था उन सारे को मिलाकर, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि वो तुम्हारा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे वो तुम्हें शो होगा, वो तुम्हें दिखेगा, ठीक है। दिस फेनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल लेवल्स। तो तुम किसी भी लेवल पे अगर बात करोगे, किसी भी लेवल पे देखोगे तो ये फेनोमेना हर जगह वैलिड होगा, ठीक है। अब देखो, देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जाहिर सी बात है वो रेप्लिकेट हो रहे हैं, ठीक है। इवॉल्विंग, जाहिर सी बात है होंगे ही सही, तुम इवॉल्व हुए हो, तुम डिटो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हो, तुम्हें कोई डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो तुम डिटो उनकी तरह, तुम्हारा फेस नहीं है, डिटो उनकी तरह तुम्हारी आंखें नहीं है, ठीक है, तो तुम इवॉल्व हुए हो टू अ वेरिंग डिग्रीज, कुछ ही चेंजेस आई हैं लेकिन आई तो है। एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, बात कर चुके हैं अभी। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, एक से दूसरा कैसे इवॉल्व हुआ इसकी ये स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्लास 12th में पढ़ोगे इवोल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज, ठीक है। चाहे कोई भी हो, हम लोग किसके कहा जाता है ना कि हम लोग का पूर्वज कौन था, एप था, ठीक है, तो हम लोग भी जो है कुछ हद तक लंगूर से मिलते जुलते हैं, वेरिंग डिग्री मतलब कुछ ही हद तक मिलते हैं लेकिन कुछ तो मिलते जुलते हैं ना भाई, ठीक है। उसी तरह अगर हम तुमसे बात करें कैट का और टाइगर का, ठीक है, कैट टाइगर, ठीक है, तो कुछ हद तक इनमें समानता तो है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज। समझ आ गया? चलो, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, if you look around you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, ठीक है, insects, birds, your pets और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। सही बात है, अपने आसपास देखो पौधे दिखेंगे, बहुत सारे एनिमल दिखेंगे, चींटियाँ दिखेंगी, मच्छर दिखेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, ठीक है। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आइज। किसके बारे में बात कर रहा है? वायरस, बैक्टीरिया एटसेट्रा, ठीक है, बट दैट आर ऑल अराउंड यू, लेकिन ये भी हमारे आसपास में है ही सही। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। जाहिर सा बात है ना यार, सपोज करो कि तुम किसी एक छोटे से जगह में हो, ठीक है, तुम किसी एक छोटे से जगह में हो, ठीक है, तो वहाँ तुम्हारे आसपास कुछ ही ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, लेकिन अगर तुम अपना एरिया बढ़ा देते हो, ठीक है, तुम और एक्सप्लोर करने जाते हो, सपोज करो तुम एक जंगल में चले जाते हो, ठीक है, तो तुम्हें वहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगी ना। तो वही कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग अपना एरिया एक्सप्लोर करते जाते हैं ना, बढ़ाते जाते हैं ना, हमें डाइवर्सिटी दिखती जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, you would probably see a much greater number and kind of living organism in it। अगर हम एक जंगल में जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत सारी वेराइटीज़ दिखने को मिलेंगी। वो इसलिए मिलेंगी क्योंकि उस फॉरेस्ट को छेड़ा नहीं जा पाया है, हम उसे छेड़ नहीं पाए हैं, वहाँ पे हमारा कोई अत्याचार नहीं हुआ है जिससे वहाँ जितनी भी डाइवर्सिटी थी वो वहाँ सस्टेन्ड है और हम लोगों का उन पर कोई बस नहीं चला है। तो जाहिर सी बात है कि यार अगर किसी भी एरिया को छोड़ दिया जाए ना
ठीक है, किसी भी एरिया को अगर हम अनहार्म्ड वे में छोड़ दें तो वहाँ डाइवर्सिटी बढ़ती ही जाती है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन ये हम लोगों का लालच है जो दिन ब दिन सारे ऑर्गेनिज्म को खत्म करता जा रहा है। किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, किसी को मछली खानी है, किसी को मीट खाना है, किसी को चिकन खाना है, तो हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। समझ आए? चलो, एनिमल और ऑर्गेनिज्म, each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species। सही बात है। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। ठीक है, देखो एक एस्टिमेट जो था ना वो था कि यहाँ पे 7 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है, लेकिन ये गलत था, ठीक है। तुम्हें ये दिया जा सकता है तो इसमें भ्रमित मत होना, ठीक है। 7 मिलियन भी दिया जा सकता है और 1.7 मिलियन भी दिया जा सकता है, याद रखना भाई एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि इवोल्यूशन चैप्टर आगे पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि 7 मिलियन स्पीसीज का एस्टिमेट था, ठीक है। समझ आया? दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। यही कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। अभी मैंने आपसे कहा ना कि अगर किसी एरिया को, नए एरिया को करोगे, ठीक है, नए एरिया को अगर हम लोग डिस्कवर करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है यार वहाँ पे हमें नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे ही, क्योंकि वो उनके हिसाब से टोपोग्राफिक कंडीशन होगा, ठीक है। अभी ही तुम देखो ना कि इंडिया में चीते लाए गए हैं, ठीक है, वो इंडिया में नहीं थे लेकिन कहीं और तो थे, तो वो उनके टोपोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से बेहतर जगह थी, ठीक है। इंडिया में चीते 1952 में ही एक्सटेंड कर गए, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ पे सबसे पहली बात तो उनका राजा महाराजा को पता नहीं क्या ही शौक चढ़ा था जिसको वही शिकार पे निकल जाता था, ठीक है। और दूसरी बात कि उनके लिए धीरे धीरे कंडीशंस खराब होती गई, ठीक है। समझ आए? तो देखो अब चलते हैं आगे बढ़ जा बच्चा। हाँ, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। कितना? 1.7 मिलियन, ठीक है। वी नो द स्पीसीज, नंबर तो और भी होंगे ना यार, ये स्पीसीज की बात करें। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, ठीक है। अब जैसे देखो अरबी है, ठीक है, अरबी को यूपी में घुइयाँ कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? घुइयाँ। जो यूपी के नहीं होंगे उन्हें पता भी नहीं होगा, ठीक है, बट ये लोकल नेम है। तो इसी तरह से तुम्हारे साइड भी ऐसी कुछ सब्जियां मिलती होंगी जिसका नेम कुछ और होगा, ठीक है। अब जो यूपी वाले हैं वो तो समझ गए, जो नहीं है उनका क्या, वो तो नहीं समझ पाएंगे ना। तो अगर कोई बाहरी बंदा वहाँ आता है तो उन्हें कितना दिक्कत होगा किसी चीज़ को ढूंढने में, क्योंकि उन्हें लोकल नाम तो पता होगा नहीं, ठीक है। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सही बात है, इवन विद इन अ कंट्री, ठीक है। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about, ठीक है। Probably you would recognize the confusion, तुम्हें confusion होगा, that would be created, जो create हुआ है, क्यों हुआ है, तो अगर हम लोग उसका कोई तरीका नहीं निकाले उस लोकल लैंग्वेज को, उस लोकल लैंग्वेज में तो हम लोग बात कर नहीं पाएंगे, तो अगर कोई उसका अल्टरनेटिव तरीका नहीं निकाले तो तुम सोचो हमें कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा किसी नई जगह पे जाके रहने पे। समझ आया? तो देखो, हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तुम कहीं पे भी जाओ उसका नाम तुमको सेम मिले, जैसे इडली है, ठीक है, तुम वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओगे इडली बोलोगे तुम्हें इडली ही परोसी जाएगी, तुम चपाती बोलोगे तो तुम्हें गेहूं की रोटी या किसी भी चीज़ का रोटी ही परोसा जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हर कुछ का एक स्टैंडर्डाइज नाम होना चाहिए ना, जिससे कि तुम कहीं भी जाओ वर्ल्ड के किसी भी एरिया को एक्सप्लोर करो तो तुम्हें बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, ठीक। अब सीधा सा बात है यार, कोबरा है, सांप, कहीं भी जाओगे कोबरा ही बुलाओगे, ठीक है। तो कोबरा बोलोगे लोग समझ जाएंगे अच्छा ये सांप की किसी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं नोमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। देखो इसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों से बात कर ली थी। क्या? जंगल है, मैंने आपसे कहा एक जंगल है, जंगल में एक कोई ऑर्गेनिज्म है जो एक पेड़ से दूसरे पे कूद रहा है, बताओ बच्चों उसका क्या नाम है? आपने कहा था बंदर या लंगूर। जंगल है, जंगल में एक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऐसे रेंगते हुए चल रहा है, बताओ कौन है? आप कहोगे सांप,
ठीक है। पानी है, पानी में एक छोटा ऑर्गेनिज्म है जो ऊपर नीचे हो रहा है, जिसके फिन्स हैं, आप कहोगे मछली। ठीक है, तो ये इस तरह से सबसे पहले हम लोग उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाए। अगर मैं आपसे पूछा बंदर के बारे में, तो आपके दिमाग में बंदर ही कौन था ना, कुत्ता कौन था क्या, बिल्ली कौन थी क्या, नहीं कौन थी ना। तो पहले उसका एक स्केच हमारे दिमाग में बनना जरूरी है, और वो बनेगा कैसे, जब हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन इसीलिए जरूरी है, समझ आया। अब देखो, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन, प्रोसीजर्स मीन्स होता है टेक्निक, ठीक है, टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक साइंटिफिक नेम दे दिया कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, इसको इस नाम से पुकारो, तुमको हर कोई बता देगा। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, तो इसे दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। होता क्या है कि मान लीजिए कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब किया गया, ठीक है, तो उस पर साइंटिस्ट की पूरी पैनल बैठेगी, ठीक है, और उनमें उसके बाद ये डिस्क्राइब किया जाएगा कि क्या ऐसा ऑर्गेनिज्म किसी ने पहले कभी देखा है क्या, अगर देखा है तो बताओ, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, फिर सारे साइंटिस्ट के सहमति से उसका एक नया नाम दे दिया जाएगा, और फिर वो नाम हर जगह उसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। हम लोग वहीं कहीं भी उसे ढूंढेंगे तो उसी नाम से ढूंढेंगे, ठीक है। विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बच्चा, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर है ICBN। फॉर को जरूर से याद रखना, ठीक है। यू मे आस्क हाउ आर द एनिमल्स नेम्ड, ठीक है, आखिर उनका नाम दिया कैसे गया। तो एनिमल, अब जैसे प्लांट का तो दे दिया गया, तो उस ICBN के थ्रू प्लांट का नाम दिया गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो उसी तरह अब अगर एनिमल का नाम देना है तो उसके लिए कौन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। यहाँ बात फॉर और ऑफ में ही दिक्कत देने वाला है, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये जरूर से याद रखना, नेक्स्ट पेज पे लिख लेना। The scientists' name ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. ठीक, अब कहीं पे भी अगर तुम्हें एक रेंगता हुआ इसको डिस्क्राइब करना है, पर जानवर को डिस्क्राइब करना है, तो तुम सांप को ही करोगे ना, ठीक है, किसी सियार को तो नहीं करोगे, ठीक है। They also ensure that such a name has not been used for any other non-organism, और ये इससे पहले किसी के लिए भी यूज नहीं किया गया है। कोई दिक्कत? चलो, अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बायोलॉजिस्ट्स फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उनका जो नॉर्म्स है वो सारे नॉर्म्स को पहले डिसाइड करते हैं, कंसिडर करते हैं, डिस्कस करते हैं, और उसके बाद किसी नए ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, क्या क्या, पहला जेनरिक नेम एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक, क्या, जैसे सपोज करो मैं तुमसे बात करूं ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है, तो तुम बोलोगे होमो सेपियंस, ठीक है, तो होमो इज जेनरिक नेम एंड सेपियंस इज स्पेसिफिक एपिथेट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दो है, एक जेनरिक नेम है और एक स्पीसीज एपिथेट है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इसको देने का श्रेय किसको जाता है, तो लिनियस चेचा को जाता है, टू किंगडम सिस्टम, ठीक है, ये दिए थे हमारे लिनियस चेचा, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2-word फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट, ये बहुतों के लिए आसान भी हो गया। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर, ठीक है। जैसे अभी मैंने होमो सेपियंस का बात किया, उसी तरह मैंगो का भी केस अगर ले लें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, सॉरी इंडिका छोटा आएगा भाई, मैंगी
फेरा इंडिका, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम, ठीक है। ये दो नाम कैसे हैं? इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस, कोई समझने में दिक्कत नहीं आई होगी, वाइल इंडिका इज ए पार्टिकुलर स्पीसीज और अ स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज, ठीक है। क्या क्या है देखते हैं, देखो क्या है। पहला, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, किसमें? लैटिन भाषा में। अब तुम बोलोगे कि आखिर लैटिन ही क्यों? तो लैटिन इसलिए क्योंकि लैटिन को हम लोग डेड लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब समझे कि 18th सेंचुरी तक जितने भी साइंटिस्ट थे ना, वो मैक्सिमम उधर के ही थे, ठीक है, और वो लैटिन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो जितनी भी मॉन्यूमेंट्स छपती थी ना, वो सारी लैटिन लैंग्वेज में ही छपती थी। तो इसीलिए इसे साइंटिफिक लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। बट ये काम होता 18th सेंचुरी या उससे पहले ही था, बट ये चल आज भी रहा है, ठीक है, क्योंकि यार सारे बुक्स तो उसी लैंग्वेज में अभी भी अवेलेबल है ना, ठीक है। एंड रिटन इन इटालिक्स, ठीक है, मतलब कि है किसमें? लैटिन लैंग्वेज में। लिखा किसमें जा रहा है? इटैलिक्स में। याद रखना भाई, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटल। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। क्यों? अभी मैंने आपसे बताया, लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। समझने वाली कोई बात नहीं है, चलो। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, अगर तुम इसको हाथ से लिखते हो ना, ठीक है, जैसे मैंने अभी क्या लिखा था, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ये लिखा था। तो इसे मुझे अंडरलाइन करना पड़ेगा सेपरेटली, ठीक है। और अगर तुम इसे प्रिंट करवाते हो तो उसे तुम्हें इटैलिक्स में प्रिंट करवाना होगा, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि उसका जो ओरिजिन है ना, वो ओरिजिनल ओरिजिन उसका वो लैटिन लैंग्वेज है, वो लैटिन ओरिजिन का है, ठीक है, समझ आया। चलो, चौथा, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग, थर्ड भी कंप्लीट हो गया। चलो, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। मैंगीफेरा, देखो मैंगीफेरा का एम मैंने कैसे लिखा है? कैपिटल लिखा है ना। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, ठीक है। और इंडिका मैंने कैसे लिखा है? स्मॉल लेटर में लिखा है ना, ठीक है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका, ठीक, समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, आगे नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक पढ़ो, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या। थैंक यू यार। सब्सक्राइब करोगे या नहीं करोगे? बस पढ़ के निकल जाना है। मास्टर है तुम्हारा यार, गरीब मास्टर है, गरीब मास्टर का भी तो सोचो, हाँ, या नहीं सोचोगे? मेहनत लगता है भाई, ठीक है। तो अगर मेहनत करते हैं यार, तो थोड़ा सा तो तुम लोग सब्सक्राइब करके, एक थोड़ा सा, पहले के टाइम में गुरु दक्षिणा दिया जाता था ना, एक छोटा सा गुरु दक्षिणा तो दे ही सकते हो यार, या नहीं दे सकते? आजकल के बच्चे वैसे गुरु दक्षिणा में यकीन रखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी किया करो यार, सपोर्ट करोगे तो और अच्छा वीडियो बना सकता हूँ। क्योंकि मेंटली इंसान स्टेबल होता है तो फिर वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ने का सोचता है ना। हर इंसान खुद में ग्रो करना चाहता है ना भाई, खुद को इम्प्रोवाइज करना चाहता है ना। और वो इम्प्रोवाइजेशन का हमें मेंटली स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? तुम लोग से ही तो मिलेगी, तुम्हारे एफर्ट से ही तो मिलेगी, समझ आ रहा है? तो इसीलिए देख लेना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों में भी बांट देना, क्या पता किसी और का भी भला हो जाए, समझ रहे हो ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना, बाय, ध्यान रखना।